दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के कंप्लीट रिवीजन सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट रिवीजन। पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आमंड और पावेल के द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? ऑप्शन है ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, डहल का बहुतंत्र, लुसियन पाई का आधुनिकीकरण सिद्धांत या रोस्टोव के विकास का सिद्धांत। तो सही उत्तर है आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद का अनुप्रयोग ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे का अनुप्रयोग था। और आप जान लीजिए कि आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद का अनुप्रयोग ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे का अनुप्रयोग था। और आमंड ने ईस्टर्न के आगत निर्गत विश्लेषण को अधूरा मानते हुए 1960 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज। इसमें उसने तर्क दिया कि आगत और निर्गत तत्व वस्तुतः राजनीतिक प्रणाली के कृत्य हैं। अगला प्रश्न है लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो आप जानते हैं समानता, क्षमता और संरचनाओं का विभिन्नीकरण। ये लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। इसको विस्तार से जान लीजिए। समानता का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत परंपरागत समाज के शासित लोग आधुनिक समाज में नागरिकों का दर्जा प्राप्त करने लगते हैं। क्षमता का अर्थ ये है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक मामलों का प्रबंध, विवाद के नियंत्रण और जनसाधारण की नई नई मांगों का सामना करने के लिए राजनीतिक प्रणाली की क्षमता बढ़ जाती है। और विभेदीकरण का अर्थ ये है कि राजनीतिक प्रणाली के विशिष्ट कृत्यों को संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न और विशिष्ट संरचनाएं उभर कर सामने आती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है। पहला है कि पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को परिवर्तन की ओर अग्रसरित करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन और विकसित स्वरूप प्रदान करना। और तीसरा है कि पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को समाप्त कर नए मानकों को स्थापित करना। तो उत्तर है 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन या राजनीतिक आधुनिकीकरण का विचार राजनीतिक विकास की संकल्पना के साथ जुड़ा हुआ है। और आधुनिकीकरण आप जानते हैं वह प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज परंपरागत मूल्यों और संस्थाओं से आगे बढ़कर आधुनिक रूप के अनुरूप जीवन पद्धति अपना लेता है। साधारणतः परंपरागत मूल्य और संस्थाएं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, जबकि आधुनिकीकरण प्रधान समाज के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने ये तर्क दिया है कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी लगता है? तो उत्तर है हेराल्ड लासवेल। दोस्तों, ये कथन हेराल्ड लासवेल का है, जो कहते हैं कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी है। आप देख सकते हैं कि तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच की समानता और असमानता की खोज की जाती है, जिसके आधार पर उन्हें अच्छी या बुरी शासन प्रणाली घोषित किया जाता है। हेराल्ड लासवेल 1902 से 1978 एक अमेरिकी राजनीति विज्ञानी था, जिसने नए राजनीति विज्ञान के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नए राजनीति विज्ञान के विकास का कार्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी तथ्य आधारित अध्ययन पर जोर दिया गया। और चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल और डेविड ईस्टन जैसे विद्वानों ने नए राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आमंड और बारबा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति, संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति या सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो सही उत्तर है संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति। दोस्तों, आमंड और बारबा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति शामिल नहीं है। और आप जान लीजिए कि आमंड और बारबा की महत्वपूर्ण कृति द सिविक कल्चर है, जिसका प्रकाशन 1963 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेबियल आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार किया। उनकी प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था की 4 विशेषताओं में से एक नहीं है? पहला है कि सभी राजनीतिक प्रणालियों में समान राजनीतिक कार्य किए जाते हैं। दूसरा है कि सभी राजनीतिक संरचनाएं बहुक्रियाशील हैं। और तीसरा, सभी राजनीतिक प्रणालियों में संरचनाएं होती हैं एक प्रणाली के भीतर एकीकरण। ये आपका सही नहीं है, जबकि 3 जो हैं ए बी सी आपके सही हैं। डेविड स्टन द्वारा व्यवस्था विश्लेषण के संबंध में जो प्रतिमान या मॉडल प्रस्तुत किया गया, उसको दोस्तों इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से जाना जाता था। लेकिन स्टन के द्वारा ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस कमी को दूर करने के लिए ग्रेबियल आमंड ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत संरचना और प्रकार्य यानी देश की अपनी एक राजनीतिक संरचना होती है और ये संरचनाएं निश्चित कार्य या कार्यों को संपन्न करती हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। दोस्तों, कथन है कि देशों के भीतर भिन्नता अक्सर देशों के बीच भिन्नता से व्यापक होती है। कारण है कि राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक संस्कृति सजातीय, सुसंगत या सुसंगठित नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा कथन सही है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक देश या समाज की एक सामान्य संस्कृति या जीवन शैली होती है। उसी प्रकार से प्रत्येक देश या समाज की अपनी राजनीतिक संस्कृति होती है। राजनीतिक संस्कृति एक ऐसी अवधारणा है जो किसी देश समाज की राजनीति के बारे में वहाँ के लोगों की राजनीति विषयक मान्यता, विश्वास, विचार, दृष्टिकोण और अभिवृत्ति को प्रकट करता है। क्योंकि सभी देश किसी भी देश की सामाजिक संरचना और संस्कृति से उस देश की राजनीतिक संस्कृति अभिन्न रूप से जुड़ी रहती है, इसलिए किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति सामाजिक संस्कृति के सापेक्ष होती है। और आप जान लीजिए कि राष्ट्रों की आंतरिक विभिन्नता जो है वो राष्ट्रों के बीच की विभिन्नता से अधिक व्यापक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग ग्रेबियल आमंड के द्वारा किया गया था। और राजनीति संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग जी आमंड ने 1956 के जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक उप प्रणाली और उनसे जुड़ी हुई उप संस्कृति को स्वतंत्र अध्ययन का विषय बनाया और इन्हें राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया था। तो याद रखिएगा, राजनीतिक संस्कृति शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले आप जान लीजिए ग्रेबियल आमंड को जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? ये प्रश्न नेट जेआरएफ परीक्षा पूछा गया है। देखिए, पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित, पर्यावरण ह्रास के बिना विकास और भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, अनियंत्रित विकास। तो दोस्तों, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अनियंत्रित विकास शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू डायश के संचार दृष्टिकोण से संबंधित हैं? आपको बताना है। देखिए, इसमें राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है, बिल्कुल सही है। और डायस के सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। संरचना और प्रकार्यवाद पर बल दिया जाता है, ये सही नहीं है। और निर्णय प्रकारों से अधिक महत्व दिया जाता है, ये सही नहीं है। तो कार्ल डायस के संचार दृष्टिकोण में ए और बी आपके सही हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू डायस का संबंध कम्युनिकेशन थियरी या संचार सिद्धांत से है, जो कि व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। संचार सिद्धांत निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें सूचना को अधिक महत्व दिया जाता है और विभिन्न संरचनाओं में सूचना के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है और गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा किसकी है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की अवधारणा हंटिंगटन की है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी रचना पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज 1968 में तर्क दिया है कि राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण में सीधा संबंध नहीं है। हंटिंगटन के विचार से राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण राजनीतिक व्यवस्था है और इसमें मुख्य बाधा राजनीतिक अव्यवस्था से पैदा होती है, जिसको उसने पॉलिटिकल डीके या राजनीतिक ह्रास कहा है। और हंटिंगटन के अनुसार राजनीति की मूल समस्या ये है कि किसी देश में जिस गति से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है, उसकी तुलना में राजनीतिक संस्थाओं का विकास पीछे रह जाता है। यदि राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक संस्था निर्माण साथ साथ चल सके तो राजनीतिक ह्रास को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है, ये पुस्तक जीन ब्लॉन्डेल की है। एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक जीन ब्लॉन्डेल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास की तीन दुनियाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है, देखिए, इरविंग होरोविट्ज। सही उत्तर हो जाएगा इरविंग होरोविट्ज। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। विकास की तीन दुनियाएं 1966 में प्रकाशित पुस्तक के लेखक इरविंग होरोविट्ज हैं और ग्राहम वालास की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत विश्लेषण का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो इनपुट आउटपुट मॉडल जो है व्यवस्था विश्लेषण में डेविड ईस्टन का है। डेविड ईस्टन ने शासकों को संबोधित विन्यासित आकांक्षाएं या अपेक्षाएं कहा है और ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था में निवेश में मांगों और समर्थनों को शामिल किया गया है और समर्थन जो है राजनीतिक वस्तुओं की तरफ अभिमुखी होते हैं। ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण घटक निर्गत यानी आउटपुट है। निर्गत दो प्रकार के हो सकते हैं, पहले को सत्तात्मक या आधिकारिक निर्गत कहते हैं और दूसरे प्रकार के निर्गत को सह या संबद्ध निर्गत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राष्ट्र, राज्य, रीति रिवाज, विश्वास और मूल्य या इनमें से कोई नहीं? तो आप जान लीजिए, पॉलिटिकल कल्चर में विश्वास और मूल्य। दोस्तों देखिए, विश्वास और मूल्य किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है और आप जान लीजिए कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विश्वास, मूल्य और अभिवृत्तियों का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर शब्द युग्म का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है आमंड एवं सिडनी बर्बा के द्वारा। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति शब्द को आजकल जिस संदर्भ में समझा जाता है उसका सबसे पहले प्रयोग आमंड और सिडनी बर्बा ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर में किया था और सिडनी बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में आनुभविक विश्वास, अभिव्यक्तात्मक प्रतीक और मूल्यों की वह व्यवस्था निहित होती है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक सामाजिकरण का एक अभिकरण नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, राजनीतिक प्रतीक, परिवार, राजनीतिक दल या कोई नहीं। तो आप जान लीजिए, राजनीतिक सामाजिकरण में ये सभी तत्व महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन डी आपका जो है कोई नहीं, आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए, हर्बर्ट साइमन ने
राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में किया है और इसी के माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है, राजनीतिक जीवन और पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है और इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को राजनीतिक सामाजीकरण कहते हैं। और राजनीतिक सामाजीकरण एक प्रकार से राजनीतिक शिक्षण की एक प्रक्रिया है और इसमें परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं, सहकारी प्रक्रियाएं, जनसंचार के साधन महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सिस्टम एनालिसिस एंड पॉलिटिकल लाइफ के लेखक डेविड ईस्टन हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है? हित समूहन, हित मुखरन, अंतःपाशी या राजनीतिक संप्रेषण? तो सही उत्तर है अंतःपाशी। दोस्तों आप जान लीजिए कि आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के आगतों में हित समूहन, हित अभिव्यक्तिकरण और राजनीतिक संप्रेषण शामिल हैं। अंतःपाशी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन से लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण हैं? समानता, क्षमता, विभेदीकरण, ये सभी। तो सही उत्तर है राजनीतिक विकास का संबंध 3 प्रकार की विशेषताओं से होता है और ये सभी आपके सही उत्तर है, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। और आप जान लीजिए कि लुशियन पाई द्वारा प्रतिपादित जो राजनीतिक विकास के लक्षणों में ये तीनों ही लक्षण शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैब्रियल आमंड के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, अभिजात्य वर्गीय राजनीतिक संस्कृति, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, अधीनस्थ या प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो अभिजात्य वर्गीय राजनीतिक संस्कृति गैब्रियल आमंड के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में शामिल नहीं है। आमंड और पावेल के अनुसार दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति वैयक्तिक अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरणों के प्रतिमान है और ये जो इन्होंने राजनीतिक संस्कृति का त्रिस्तरीय विभाजन किया है उसमें अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास में संकट की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, इनमें से कौन उस संकटावस्था से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें आपके हैं औचित्य का इत्यता का संकट, औचित्य का संकट, वितरण का संकट। तो इयत्ता संकट जो है, औचित्य का संकट, वितरण का संकट, ये तो शामिल है, मूल्य संकट इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की अवधारणा का गहन अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है कि राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों को अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या सामंजस्य बैठाना है। और पाई ने राजनीतिक विकास को जनसंख्या, व्यवस्था की कार्यक्षमता और संरचनाओं के आधार पर परिभाषित किया है। आप जान लीजिए उन्होंने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण माना है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें आपको बताना है। यहाँ पर पुस्तकें हैं, ला पलम्बोरा की पुस्तक है पॉलिटिक्स विद इन नेशंस। देखिए तो ये भी आपका सही नहीं है। डेविड ईस्टन की बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, तो ये भी सही नहीं है अपना। इसके अलावा W.G. एंड्रूज की पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आपका सही है। और जीन ब्लांडेल की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो आप देख लीजिए केवल ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित है। अन्य जो सही पुस्तकें और उनके लेखक हैं हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टालकाट पार्सन्स के अनुसार एक व्यक्ति केवल 3 माध्यमों से राजनैतिक व्यवस्था में क्रियाशील होने के लिए स्वयं को तैयार करता है। निम्न में से कौन सा एक मत सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, व्यक्तिनिष्ठ हितों के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, सहभागिता के माध्यम से या अपनी राजनीतिक आस्थाओं के माध्यम से,
तो सही उत्तर है पार्सन्स के अनुसार दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था में क्रियाशील होने के लिए व्यक्ति जो तैयार करता है उसमें प्रशिक्षण जो है ये सही नहीं है। और आप देख सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ हित, सहभागिता और राजनीतिक आस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें हैं। देखिए, ऑप्शन ए है इकाई के चयन के एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, बिल्कुल सही है। खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक मसला, सही है। खोज के केंद्र की परिभाषा और सिद्धांत निर्माण, तो इसमें से ए, बी और सी आपके सही हैं तुलनात्मक पद्धति की पूर्व शर्तों के संबंध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है, आपको बताना है। तो उत्तर है ऐतिहासिक रूप से तथ्यों और मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है। तो आप जान लीजिए, तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत या ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें राजनीतिक संस्थाओं, संगठनों और सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था और इसके अंतर्गत तथ्यों और मूल्यों के मध्य परस्पर संबंध पाया जाता है। यद्यपि इसमें मूल्यों, आदर्शों की अधिकता पाई जाती है और तथ्यों की न्यूनता पाई जाती है। जैसे प्लेटो ने अपने समय में एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी शिक्षा पद्धति प्रस्तुत किया, तो वह अध्ययन मूल्यात्मकता से ओतप्रोत था किंतु तथ्य रहित नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। इसमें पूछा गया है कि डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से किस विषय से ली गई है। तो उत्तर है जैविक विज्ञान। दोस्तों, डेविड ईस्टन की पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953। उसमें अपना उन्होंने प्रणाली विश्लेषण या सिस्टम एनालिसिस प्रस्तुत किया है और डेविड ईस्टन ने ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहा है जिसमें कि सारे सामाजिक विज्ञान समा जाएं। डेविड ईस्टन प्रणाली विश्लेषण की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से जैविक विज्ञान से ली गई है और जिस प्रकार मानव शरीर की जो विशेषता है वही विशेषता प्रणाली विश्लेषण की है। मानव शरीर के समस्त अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही समाज की सभी संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। मानव शरीर के अंग जिस तरह एक दूसरे पर आश्रित हैं, वैसे ही प्रणाली विश्लेषण में विभिन्न संस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर आश्रित हैं और जिस प्रकार मानव शरीर के अंग एक दूसरे पर क्रिया करते हैं, वैसे ही राजनीतिक प्रणाली में परस्पर क्रिया होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए डेविड ईस्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। तो उत्तर है द पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों, डेविड ईस्टन की व्यवस्था की सृजनात्मकता की अवधारणा को द पॉलिटिकल सिस्टम जो 1953 में प्रकाशित हुई थी उसमें प्रस्तुत किया है और डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965, चिल्ड्रन इन द पॉलिटिकल सिस्टम और द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सभी डेविड ईस्टन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्टन का वैचारिक ढांचा कितने चरणों में विकसित हुआ है। तो उत्तर है 3 चरणों में। ये चरण कौन कौन से हैं? देखिए, यह 3 रूप हैं: राजनीतिक व्यवस्था में निवेश, मांगों का रूपांतरण और राजनीतिक व्यवस्था का निर्गत। आप जान लीजिए कि डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आगत निर्गत कार्यों का संबंध अधिकारी वर्ग, शासन तंत्र और राजनीतिक समुदाय से होता है और ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत निवेश, मांगे और निर्गत के आधार पर पर्यावरण में अंतःक्रिया करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच दिया था। ऑप्शन देखिए, मैक्स वेबर, गैब्रियल आमंड, विलियम मिशेल या टालकाट पार्सन्स। तो सही उत्तर है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण गैब्रियल आमंड का है। गैब्रियल आमंड दोस्तों एक राजनीति वैज्ञानिक थे। उनको तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति पर अग्रणी कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने नागरिक संस्कृति पर विशेष तौर से कार्य किया है और आमंड ने राजनीति में संरचनात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया और इसे यंत्रवत दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति में प्रयोगात्मक पद्धति का विकल्प क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, केस स्टडी, सत्ता मीमांसा, सांख्यिकी विधि या अनुभवजन्य विधि,
तो सही उत्तर है सांख्यिकी विधि। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। प्रयोगात्मक पद्धति का आशय वैज्ञानिक पद्धति से है। वैज्ञानिक पद्धति में किसी विषय पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो तथ्य आधारित होता है, इसलिए इन विकल्पों में से तुलनात्मक राजनीति में प्रयोगात्मक पद्धति का सबसे अच्छा विकल्प सांख्यिकी विधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड ईस्टन ने अपने राजनीति के वैचारिक ढांचे में एक राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं की पहचान की। कौन सा उन विशेषताओं में एक नहीं है? देखिए, इकाइयां और सीमाएं, एक प्रणाली के भीतर भेदभाव, इनपुट और आउटपुट, और प्रणाली के भीतर अंतर संबंध। तो आप जान लीजिए, प्रणाली के भीतर अंतर संबंध डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था के विशेषताओं में शामिल नहीं है। और आप जान लीजिए, अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक डेविड ईस्टन ने एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत की, और अपनी दूसरी रचना ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 में उन्होंने राजनीतिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की है। और डेविड ईस्टन का ये मॉडल प्रणाली विश्लेषण या आगत निर्गत मॉडल के नाम से जाना जाता है, और आगत के अंतर्गत मांग और समर्थन को, और निर्गत के अंतर्गत निर्णय और नीतियों को रखा जाता है। और ईस्टन का मानना है कि राजनीतिक प्रक्रिया एक बंद दायरे में कार्य नहीं करती, बल्कि ये सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, और इन्होंने राजनीतिक प्रणाली को एक खुली प्रणाली बताया है। राजनीतिक प्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी थे? इसमें हैं जेम्स ब्राइस, एवी डायसी, आरसी मैक्रेडिस या कार्ल जे फ्रेडरिक। तो सही उत्तर है ब्राइस, डायसी और कार्ल जे फ्रेडरिक। दोस्तों, ये संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नव संस्थावाद या न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, और उसके आधार पर आप जो है सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मानपरक संस्थावाद जेम्स मार्च और जोहान पी ओल्सेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो सही है। और मानपरक संस्थावाद संस्थाओं को प्रोत्साहन और विघटन के समूहीकरण के रूप में ज़्यादा देखता है, जो व्यक्तिगत चयन को प्रभावित करते हैं, तो ये सही नहीं है। इसमें केवल एक सही है नव संस्थावाद के बारे में। दोस्तों, जेम्स मार्च और जोहान ओल्सन का संबंध नव संस्थावाद से है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने लेख द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन पॉलिटिकल लाइफ में किया। और मानकी संस्थावाद राजनीतिक जीवन में संस्थाओं को संचालित करने वाले मूल्यों और नियमों से संस्थात्मक कारकों को जोड़कर और नए नियमों से संगठनात्मक कारणों को जोड़कर इसका समर्थन करता है। आप जान लीजिए दोस्तों, याद रखिए कि नव संस्थावाद के बारे में मानपरक संस्थावाद जेम्स मार्च और जोहान पी ओल्सेन के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में डेविड ईस्टन राजनीतिक जीवन को मानता है क्या? तो उत्तर है व्यवहार की व्यवस्था। आप जान लीजिए, 1965 में प्रकाशित ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में डेविड ईस्टन उन प्रमुख वर्गों की स्थापना के विचार प्रस्तुत करता है जो सामान्य सिद्धांत के निर्माण के आधार हो सकते थे। और इस पुस्तक में ईस्टन राजनीतिक व्यवहार को व्यवहार की व्यवस्था मानता है, और व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता के आनुभविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड ईस्टन समूहों और संगठनों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है किस रूप में? देखिए, उप व्यवस्थाओं के रूप में, पैरा पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में, राजनीतिक समुदाय के रूप में, या द्वारपाल के रूप में। तो सही उत्तर है पैरा पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में। आप जान लीजिए कि जो ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था है वो किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत समूहों और संगठनों का अध्ययन पैरा पॉलिटिकल व्यवस्था के अंतर्गत करता है। और व्यवस्था यानी सिस्टम के रूप में राजनीति का अध्ययन करके ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को परंपरागत कानूनी, संस्थात्मक और अनौपचारिक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, एक राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के अधिभार का कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए, मांगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, मांगों की संख्या कम होते हुए भी उनका दबाव बढ़ जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है?
तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें से जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमंड और पावेल की राजनीतिक प्रक्रिया विश्लेषण के रूपांतरण कार्यों में कौन से हैं? हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार और नियम निर्माण। तो 1 2 3 4 ये सभी आपके सही हैं। और आप देख सकते हैं, आमंड और ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण को अधूरा मानते हुए आमंड ने 1960 में द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज के अंतर्गत ये तर्क दिया कि ये आगत और निर्गत केवल राजनीतिक प्रणाली के कृत्य हैं। आमंड ने 4 प्रकार के आगत यानी इनपुट और 3 प्रकार के निर्गत यानी आउटपुट कृत्यों के साथ जुड़ी संरचनाओं का पता लगाया। आगत कृत्यों में राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहन और राजनीतिक संचार, जबकि निर्गत कृत्यों में नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णय शामिल हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा हेराल्ड लासवेल, ऑप्शन डी। दोस्तों, हेराल्ड लासवेल ने चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाला पहला राजनीति वैज्ञानिक माना है। लासवेल चार्ल्स मेरियम यानी शिकागो संप्रदाय का शिष्य था, जो पुरातन राजनीति सिद्धांत के समक्ष एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। लासवेल की प्रमुख कृतियां वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पर्सनल इन सिक्योरिटी 1965, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, और वर्ल्ड रिवोल्यूशनरी प्रोपोगेंडा और पावर एंड पर्सनालिटी, ये सभी लासवेल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, आधुनिक सिद्धांतवादी और परानुभविक सिद्धांतवादी के रूप में राजनीति वैज्ञानिकों की 2 श्रेणियों को चार्ल्स टहल द्वारा वर्णित किया गया है, बिल्कुल सही है। और अनुभविक सिद्धांतवादियों का विचार है कि राजनीति के अध्ययन को न तो शुद्ध विज्ञान का रूप दिया जा सकता है, न ही दिया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। केवल एक आपका सही है। और आप देख सकते हैं, अनुभविक सिद्धांतवादी और परानुभविक सिद्धांतवादी के रूप में राजनीति वैज्ञानिकों की 2 श्रेणियों को रॉबर्ट डहल के द्वारा वर्णित किया गया है। व्यवहारवाद के उदय के कारण जो रहे हैं, उसमें परंपरागत राजनीति के प्रति असंतोष, द्वितीय विश्व युद्ध, यूरोपीय विद्वानों की नवीन चिंतन पद्धति, सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना रही है। अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोस्का, गिटानो मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल, चार्ल्स बिट्स और जोसेफ सिम्पीटर। तो इसमें आप देख लीजिए, चार्ल्स बिट्स दोस्तों ये अभिजात या एलिट थिंकर नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, गिटानो मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल और जोसेफ शुम्पीटर ये अभिजात वर्गीय विचारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अभिजात्य सिद्धांतों के संबंध में कौन से कथन आपके सही हैं? आपको बताना है। जेम्स बर्नहम ने अभिजात्य का परिचालन की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो ये आपका सही नहीं है, जेम्स बर्नहम का नहीं है। सी राइट मिल्स के त्रिशासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक और प्रबंधकीय कार्य में शामिल होते हैं, ये भी आपका सही नहीं है। गिटानो मोस्का ने अभिजात्य की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया है, बिल्कुल सही है। और अभिजात्य सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है, ये आपका सही है। तो इसमें 2 और 4, केवल 3 और 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अभिजनों के परिसंचरण का सिद्धांत जो है किसने दिया है? अभिजनों के परिसंचरण का सिद्धांत पैरेटो के द्वारा दिया गया था। और अभिजात सिद्धांत की मान्यता है कि शासन तंत्र के सिद्धांतों में चाहे जो परिवर्तन ला दिया जाए, लेकिन व्यवहारिक रूप में शासन संचालन चंद लोगों के हाथों में संकेंद्रित रहता है। और मोस्का ने अभिजात्य की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिजनों का परिसंचरण किससे निकटता से संबंधित है?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिजनों का क्रमावर्तन और अभिजनों का प्रतिस्थापन। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों ही उत्तर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन लोग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसने इस प्रश्न का उत्तर अभिजनों का क्रमावर्तन माना है, और इसका उत्तर अभिजनों का प्रतिस्थापन भी होगा, क्योंकि इस सिद्धांत में अभिजनों का क्रमावर्तन और प्रतिस्थापन दोनों सहवर्ती क्रियाएं हैं। और आप जान लीजिए अभिजन परिसंचरण सिद्धांत जो है पैरेटो के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ के लेखक हैं? ये महत्वपूर्ण पुस्तक है सैमुअल पी हंटिंगटन की। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, ये हंटिंगटन की रचना है। इसके अलावा इनकी महत्वपूर्ण कृति है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द लास्ट मैन, ये इनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चर्चित रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमंड और पावेल के लिए राजनैतिक संस्कृति का कौन सा संघटक नहीं है? देखिए, संज्ञानी अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास, मूल्यांकन अभिविन्यास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आमंड और पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति के जो घटक हैं उसमें आनुभविक आस्था और विश्वास, मूल्य अभिविन्यास और प्रभावी अनुक्रियाएं हैं, जबकि इनमें दिए हुए लक्षण राजनीतिक संस्कृति के घटक नहीं हैं। तो आप जान लीजिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये आमंड के राजनीतिक संस्कृति के घटक नहीं हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आपको पुस्तकें दी गई हैं हिंदी में और उनके लेखकों से मिलान करना है। देखिए, राजनीतिक विकास के चरण, तो ये केनेथ आर्गेंस्की की पुस्तक है। राजनीतिक विकास के संकट, ये लुशियन पाई की रचना है। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आमंड और बारबा के द्वारा, और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ला पालम्बोरा और माइरन बीनर के द्वारा किया गया है। तो ये सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 सही सुमेलन है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? ऑप्शन है आर्थर बेंटले, ग्राहम वेलास, हेराल्ड लास्की या आर.टी. मैकेंजी। तो सही उत्तर है हेराल्ड लास्की। आप जान लीजिए दोस्तों, हेराल्ड लास्की ने राजनीति विज्ञान की एक सब शाखा या उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया, और तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में और वर्तमान उपागमों के प्रतिपादन में सहायक नहीं हुए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजनीतिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है? देखिए, क्षमता, समानता, भाईचारा और भेदभाव विभेदीकरण। तो सही उत्तर है भाईचारा। दोस्तों, लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास पर विस्तृत चर्चा करते हुए 3 लक्षणों को शामिल किया है, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। इसमें भाईचारा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? तो देखिए, हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण, हित वृद्धि या राजनीतिक संचार। तो सही उत्तर है हित वृद्धि। आप जान सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था आमंड और पावेल ने जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्यवस्था में बात किया है उसमें उन्होंने प्रारंभिक कार्यों में हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण और राजनीतिक संचार की बात की है, हित वृद्धि की बात नहीं की है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में जो है वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है एडवर्ड सिल्स, लुशियन पाई, एफ के आर्गेंस्की या और डेविड एप्टर। तो सही उत्तर है एडवर्ड सिल्स। दोस्तों, आप जान लीजिए कि एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को 5 श्रेणियों में राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है।
तुलनात्मक राजनीति के ग्रंथों में राजनीति व्यवस्था शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और राजनीति व्यवस्था की संकल्पना राज्य और सरकार से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के कंप्लीट रिवीजन सीरीज के अंतर्गत। इस वीडियो में हमने तुलनात्मक शासन और राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुलनात्मक शासन और राजनीति चैप्टर जो है दोस्तों टीजीटी पीजीटी के अतिरिक्त टीजीटी पीजीटी के लिए उतना अधिक नहीं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अगर जो आप तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए ये जो खंड था तुलनात्मक शासन और राजनीति ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसको विशेष रूप से इस पर फोकस करिएगा। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।